नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट 2025 जो फरवरी में पेपर होने वाला है तो हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लेवल 1 का पार्ट 1 का पेपर है, जो भाग 1 में जो आता है वो पेपर है पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो आज के सेट का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा विद्यालय शब्द में कौन सा संधि है। ऑप्शन देखते हैं, ए स्वर संधि, बी है विसर्ग संधि, सी है व्यंजन संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय में कौन सी संधि होगी, पहले तो इसकी हम संधि करते हैं विद्यालय की। तो क्या हो जाएगा आपका विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय तो कौन सी हो जाएगी आपकी, तो ये आपकी हो जाएगी विद्या आ, क्योंकि जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसके लास्ट वर्ड में क्या आ रहा है, विद्या आ का आ रहा है, और इसका लास्ट भी आपका आ स्वर है और इसका फर्स्ट भी आपका स्वर है। तो जहाँ दोनों दो स्वरों के मेल से जो विकार होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्वर संधि होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, स्वर संधि है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है, क्योंकि आपकी परिभाषा से एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं। तो आप हर संधि की परिभाषा को जरूर याद करें, उसकी एग्जाम्पल को भी देख लें कि संधि करने पे कौन से संधि का विवरण हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार होते हैं वे स्वर संधि है। जैसे हमने अभी विद्यालय का संधि किया, विद्या प्लस आलय, तो विद्या में क्या निकल के आया, स्वर हमारा आ, और पहले से हमारा यहाँ पे आ है, तो दो स्वरों के मेल से बना जो होता है वो क्या होता है हमारा, वो स्वर संधि होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है परोपकार, तब पर प्लस उपकार, तब पर में क्या आ रहा है उच्चारण अ का हो रहा है, यहाँ पे क्या है ऊ है। तो दो स्वर के से मेल से जो विकार होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वो स्वर संधि होते हैं। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। सूर्यास्त का सूर्य प्लस अस्त, ये क्या हो गया हमारा स्वर संधि हो गया। महा प्लस आत्मा, ये क्या हो गया हमारा महात्मा, स्वर संधि हो गया। परोपकार, पुस्तकालय, सूर्यास्त, महात्मा, विद्यालय, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे स्वर संधि हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है, हमें स्वर संधि के प्रकार पूछते कितने प्रकार की होती है, तो ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट हमारा है दीर्घ संधि, सेकेंड हमारा गुण स्वर संधि, थर्ड है यड़ स्वर संधि, फोर्थ हमारा वृद्धि स्वर संधि, और फिफ्थ हमारा है अयादि स्वर संधि। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पो प्लस अन क्या हो गया हमारा पवन, पो प्लस अन, ये क्या हो गया हमारा पवन हो गया। तो पवन में कौन सी संधि है, तो अब हमारी हो जाएगी अयादि संधि है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। ऑप्शन दिया प प्लस वन, पो प्लस अन, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, पो प्लस अन, इसका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये कैसे अयादि संधि किसे हम अयादि संधि कैसे पकड़ के यह अयादि संधि है, तो जहाँ उच्चारण करते समय अय आय औ आओ या शब्दों के बीचों बीच यह चाहे वह, शब्दों के बीच बीच क्या पाए हमने, यह चाहे वह होता है, तो हमारा क्या हो गया अयादि संधि। सबसे अच्छा ट्रिक है कि जब कोई भी हम संधि करते हैं तो वहाँ पर आय आय औ आओ या शब्दों के बीचों बीच यह और वह, तब पवन में हमें शब्दों के बीच में क्या दिखा है वह, जहाँ यह चाहे वह दिख गया वो हमारा कौन संधि होगा, अयादि संधि होगा। ठीक है, तो हमने अपने ट्रिक से इसको समझा कि अयादि संधि का है पवन शब्द। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अयादि संधि के कौन से एग्जाम्पल और हो सकते हैं, जैसे पावक, पावक हो गया आपका। ठीक है, पावक का कैसे होगा संधि इसका, तो पो प्लस अक, पावक, आवक, आह आगे उच्चारण इसमें। ठीक है, चाहे शब्दों के बीच में वह भी है, यहाँ भी वह है, यह है, वो प्लस उक, भावुक, ने प्लस अक, नायक, गय प्लस अक, गायक। जहाँ शब्दों के बीचों बीच यह चाहे वह उच्चारण करते समय आय आय औ आओ का भाव उत्पन्न हो, वो हमारा क्या होता है अयादि संधि होता है। ठीक है, छोटा सा ट्रिक है, बस इसको दिमाग में रख लेंगे तो आप पेपर में क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, सेकेंडों में आंसर को सॉल्व करके आगे निकल लेंगे। ठीक है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका पो प्लस अन, पवन का संधि विच्छेद होता है। इसमें कौन संधि अगर पूछेगा तो अयादि संधि है। और हमें अयादि संधि पहचान कैसे पाया है,
तो जहाँ हम किसी चीज़ की संधि करेंगे तो वहाँ पर आए, आय, औ, आओ, विच्छेद करने पर ये उच्चारण उत्पन्न हो, चाहे शब्दों के बीचों बीच में या चाहे वह दिख गया तो हमारा क्या होगा, वो अयादि संधि होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम कहते हैं, जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया, ए पद, बी है विकारी शब्द, सी अविकारी शब्द, डी है पदबंध। तो जिसका कोई भी परिवर्तन ना हो वो क्या है, अविकारी शब्द कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, देखते हैं। जिन शब्दों को लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष वगैरह के आधार पर बदला ना जा सके उससे हम बिल्कुल बदल नहीं सकते, चाहे लिंग हो, चाहे कारक हो, चाहे वचन हो, चाहे काल हो या पुरुष हो, कोई भी चीज़ हो उसे हम बदला ना जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। और जिसमें परिवर्तन हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अब, कब, क्यों, पर, में, बहुत, अधिक, कम, हाँ, नहीं, ये शब्द क्या होते हैं हमारे, ये अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी को हम क्या कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अव्यय के नाम से भी जानते हैं इसे, अविकारी शब्द को, या इसको अव्यय अर्थात अविकारी शब्दों को कहते हैं। ठीक है, अविकारी शब्दों के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो इनके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, फर्स्ट हो जाता है हमारा, कौन सा होता है, तो क्रिया विशेषण फर्स्ट हो जाएगा हमारा। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द के हमारे प्रकार हैं, क्रिया विशेषण। सेकंड हो जाता है हमारा कौन सा, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और थर्ड होता है हमारा कौन सा, संबंध बोधक, संबंध बोधक। और फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, विस्मयादक, विस्मयादि बोधक। तो अविकारी शब्द कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये हमारे किसके प्रकार हैं, तो अविकारी शब्द या अर्थात अव्यय शब्द के प्रकार हैं ये। ठीक है, और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जिसे हम किसी चीज़ में परिवर्तन ना किया जा सके वो हमारा क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन है कि जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको हम क्या कहते हैं, जहाँ दोनों पदों की प्रधानता उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए द्विगु समास, बी है द्वंद्व समास, सी है प्रधान समास, डी है तत्पुरुष समास। ठीक, तो जहाँ दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी, द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जहाँ दोनों पदों की प्रधानता हो, विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा लगता हो, वो हमारा द्वंद्व समास होता है। मतलब ये होता है कि जैसे मानते हैं कि जैसे हो गया आपका माता और पिता, माता और पिता, माता पिता में क्या और का प्रयोग हो गया। ठीक, लाभ एवं हानि, लाभ या हानि, तो लाभ या हानि या इसका या का प्रयोग हो गया। ठीक, अब एवं का प्रयोग कैसे कर देंगे, उसी तरह से अथवा का प्रयोग करते हैं, या फिर हम इस तरह से पढ़ते हैं जैसे विलोम शब्द होता है, जहाँ दोनों का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का विलोम, जैसे लाभ का हानि, तो क्या हो गया हमारा इसका ये विलोम हो गया। ठीक, और विकार शब्दों का योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे माता और पिता में, जैसे हमने बोला माता और पिता, जहाँ और, या, एवं, अथवा या योजक चिन्ह का प्रयोग हो वो क्या होता है हमारा, वो द्वंद्व समास होता है। जैसे माता और पिता के बीच में क्या द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ, लाभ एंड हानि के बीच में क्या हुआ, द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। ये हमारा क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा विकारी शब्दों के जो बीच, जहाँ विकारी शब्द हो, जिसमें परिवर्तन हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो जहाँ विकारी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो वो क्या होता है हमारा, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, और जहाँ विकारी शब्दों की आवृत्ति बार बार हो वो भी हमारा क्या है, आवृत्ति हो, वो क्या हो गया हमारा द्वंद्व समास। जैसे छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, कड़कड़, ये सब क्या है हमारा विकारी शब्द है, उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई वो क्या हो गया हमारा द्वंद्व समास हो गया। अर्ध आवृत्ति शब्द या पुनरुक्ति हो, जैसे पानी वानी, हम जैसे कि चाय वाय लेते हैं, मतलब चाय और वाय मतलब अर्ध
अर्धवृत्ति हम आवृत्ति करें, मतलब पानी पानी नहीं, पानी वानी, मतलब अर्ध आवृत्ति हम करें या पुनरुक्ति शब्द हो, वो क्या हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जहाँ दो शब्दों के द्वारा संबंध प्रकट किया जाए, जैसे राम और लक्ष्मण, पति और पत्नी, मतलब दो शब्दों का द्वारा संबंध को प्रकट करना। सीता और राम, राम और लक्ष्मण क्या है, दोनों भाई हैं, लेकिन इन दोनों का संबंध का प्रकट किया गया है। राम लक्ष्मण, लक्ष्मण किसके भाई, राम के, राम किसके भाई, लक्ष्मण जी के। पत्नी किसकी, पत्नी की, पति किसका, पत्नी की, पत्नी किसके, पति के। तो जहाँ पति पत्नी, भाई बहन या पति, राम और लक्ष्मण की जहाँ संबंध प्रकट हो, ठीक है, वो क्या होता है हमारा द्वंद्व समास। दो शब्दों के बीच संबंध प्रकट होना द्वंद्व समास होता है। बस हमें 3-4 पॉइंट याद करना है द्वंद्व समास पहचानने के लिए, कौन कौन सा। और शब्दों के बीच जैसे हम संधि करेंगे, जहाँ उच्चारण करते समय और, एवं, या, अथवा संबंध प्रकट हो, वो हमारा क्या होता है, आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है, कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास होता है। जैसे क्या हमने पढ़ा था, माता पिता, हला भानी, पानी वानी, राम लक्ष्मण। ठीक, जैसे हमने ये कह दिया ये खारा या खोटा, या खारा या खोटा, इसमें हमने क्या प्रयोग किया, या का प्रयोग कर दिया। आगे और पीछे, आगे और पीछे, यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, और का प्रयोग कर दिया। ठीक है, मतलब किसी भी शब्द को हम उच्चारण करेंगे और उसमें जो हमें उच्चारण करते समय जिस चीज़ का हम सहयोग करते हैं, जिस शब्द का सहयोग के रूप में प्रयोग करते हैं, वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा जैसे और, एवं, या, अथवा, जहाँ हमने प्रयोग किया वो कौन शब्द हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। या सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होगा विकारी शब्द होने चाहिए, और जहाँ योजक चिन्ह होगा वो द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, या इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता और पिता में क्या है, यहाँ दोनों पदों की प्रधानता है। यहाँ कोई किसी छोटा नहीं, ना कोई किसी का बड़ा है, लेकिन दोनों पद की प्रधानता, क्योंकि माता के बिना पिता नहीं और पिता के बिना माता नहीं, मतलब यहाँ दोनों पद की प्रधानता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द्वंद्व समास है, अभी हमने पढ़ाया। ऑप्शन देखते हैं, ए लंबोदर, बी है अंधकूप, सी है नर नारी, डी है शरणागत। इसमें कौन सा होगा आपका राइट आंसर, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, नर और नारी। जैसे नर और नारी, मतलब एक दूसरे का तो विलोम भी हो गया, ठीक, और का प्रयोग हो गया, और योजक चिन्ह का भी प्रयोग, यहाँ तीनों चीज का प्रयोग हो गया। एक तो विलोम भी है, ठीक है, और ये क्या है आपका विकारी शब्द भी है, ठीक है, और यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन है जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए कर्मधारय समास, बी है द्वंद्व समास, सी अव्ययभाव समास, डी है द्विगु समास। जहाँ संख्यावाचक का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, द्विगु समास कहते हैं। हमने समास और संधि क्लास ले रखी है, आप जाके प्ले लिस्ट में आप इसकी जरूर वीडियो देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका द्विगु समास, इसका राइट होगा आंसर। अब द्विगु समास किसे कहते हैं उसे देखते हैं, जहाँ पहला पद संख्यावाची और दूसरे पद की प्रधानता हो। ठीक, जहाँ पहला शब्द क्या हो संख्यावाची हो लेकिन दूसरे पद की प्रधानता हो, वो हमारा द्विगु समास होता है। या जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो वो द्विगु समास कहलाता है। या इस तरह से बोलते इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता हो, वो क्या हमारा द्विगु समास होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझते, एग्जाम्पल क्या होगा, चौमासा, एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा चौमासा, मतलब क्या होगा 4 मासों का समूह। चौमासा क्या है, एक तो संख्यावाची हो गया और मासा क्या हो गया हमारा समूह का ज्ञात हो रहा, मतलब समूह समाहार का। चौमासा मतलब 4 मासों का समूह, 4 मासों का समूह। यहाँ पे क्या हो रहा हमारा समूह का या समाहार का ज्ञान हो रहा है और संख्यावाची भी है, मतलब 4 रातों की 4 मासों की बात हो रही है। ठीक है, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। ठीक, दोपहर, 2 पहरों का समाहार।
तिरहा तीन राहों की समूह, मतलब जहाँ समूह या समाहार की बात हो या पहला पद संख्यावाची दिख गया, वो क्या हमारा हो जाता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसके बाद। क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है अनगिनत। तो हिंदी में वचन होते हैं हमारे कितने, 2 होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी 2। कौन कौन से होते हैं, एक वचन और दूसरा हो जाएगा आपका बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन कितने होते हैं, ये तो हमारा हिंदी का हो गया। और संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तो संस्कृत में वचन होते हैं हमारे 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में अगर पूछा वचन तो 3 होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, हिंदी में 2, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा का बहुवचन होगा, आगरा का बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है आगरे, बी है आगरे, सी आगरो, डी है बहुवचन नहीं होगा। तो आगरा क्या है हमारा, ये हमारा स्थान है, विशेष नामों का बहुवचन नहीं बनाया जाता। मतलब आगरा को क्या कहेंगे, हम आगरा ही कहेंगे, क्योंकि स्थान का कोई मतलब बहुवचन नहीं होता है। स्थान या विशेष नाम हो, जिसका स्थान में विशेष नाम होता है, उसका कोई बहुवचन नहीं होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट होगा आंसर, क्योंकि स्थानों कोई बहुवचन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तृष्णा, बी है तृष्णा, सी है तृष्णा, डी है तृष्णा। इसका सही शब्द क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, तृष्णा इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। ये हर बार हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इससे ध्यान में रख लें। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ऑप्शन है कवित्री, बी है कवि, सी है कवयित्री, डी है कवियत्री। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, कवित्री इसका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा कवि का, तो कवित्री इसका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिया है ए संस्कृत, बी है तद्भव, सी है तत्सम, डी है देशज। तो जिसका क्या है, संस्कृत में वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं, तो तत्सम शब्द होते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका तत्सम इसका राइट होगा। तत्सम, अब हम तत्सम का संधि करते हैं क्या होगा, तत् प्लस सम। मतलब क्या, तत् का मतलब उसके, असम का मतलब क्या होता है, समान, उसके समान। ठीक, किसके समान, उसके समान। किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे हिंदी की मूल भाषा क्या है, संस्कृत है, अतः संस्कृत तो वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि, अग्नि को क्या हिंदी में भी अग्नि कहते हैं, संस्कृत में अग्नि, लेकिन इसको क्या करेंगे, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। आम्र, आम्र इसका तद्भव शब्द क्या होगा, आम। मतलब क्या है, जो हिंदी के शब्द भी संस्कृत में ज्यों का त्यों लिखते हैं, हिंदी में जो का त्यों लिखते हैं। जैसे अग्नि, मैं यहाँ पे लिख दूं अग्नि, आम्र, इसको हिंदी में ज्यों का त्यों, संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी में भी ज्यों का त्यों। गदर्भ, ठीक, और कौन सा हो जाएगा आपका, क्षेत्र, चंद्र, कर्ण, ये आपका संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी में भी ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तो वो शब्द कौन से होते हैं, हमारे तत्सम शब्द होते हैं जो हिंदी में भी ज्यों का त्यों प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। शुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए है उज्ज्वल, बी है उज्ज्वल, सी है उज्ज्वल, डी है उज्ज्वल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, उज्ज्वल इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्त का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए आरक्त, बी है विरक्त, सी निरक्त, डी है आसक्त। तो इसका विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होता है आपका, विरक्त होता है।
तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी बी विरक्त, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, बी है काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, सी है ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू, डी है निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो शर्करा क्या हमारा ये तत्सम शब्द है, पवन भी क्या है हमारा तत्सम शब्द है, ठीक, ज्येष्ठ भी क्या है तत्सम शब्द है, और अग्नि भी क्या है हमारा तत्सम शब्द है, ठीक है। अब इसका हम तद्भव शब्द लिखें तो कैसे बनेगा हमारा तद्भव शब्द इसका? तो शर्करा का क्या होता है तद्भव में शक्कर, ठीक, पवन का क्या होता है पवन, ठीक, और आपका ज्येष्ठ का क्या होगा जेठ, और अग्नि का क्या होता है हमारा आग। ये सब क्या होगा तत्सम शब्दों का तद्भव होगा, मतलब ये हमारा तत्सम शब्द है और इसी का तद्भव शब्द क्या हो गया हमारा ये इस प्रकार हो गया। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि घोड़ा क्या इसमें तद्भव है, कारीगर इसमें यह हमारा हो जाएगा आपका अगत शब्द हो जाएगा इसमें, ठीक है, किताब, ओष्ठ, निष्ठुर, चम्मच, हाथी, ये सब क्या इसमें तद्भव शब्द मिक्स हैं, लेकिन इसमें क्या बिल्कुल आपका तत्सम है और इसी का हमने तद्भव शब्द भी यहाँ पे विवरण कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन है किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? क्या नहीं है? कु का उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ए कुरूप, बी है कुशल, सी कुकर्म, डी है कुचाल। तो कु उपसर्ग नहीं है, किस में नहीं है? तो कुशल में क्या है हमारा कु उपसर्ग नहीं दिया है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ऑप्शन ए पुजारिन, बी कठिन, सी चिन्ह, डी है मीन। तो पुजारिन, तो पुजारिन इन का प्रयोग किस में हुआ आपका? पुजारी में। कठिन अन्न, कठिन में क्या हो रहा है आपका अन्न का प्रयोग हो रहा है। चिन्ह अन्न का प्रयोग हो रहा है। मीन अन्न का प्रयोग हो रहा है, लेकिन पुजारी में किसका प्रयोग हो रहा है आपका? इन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। कठिन, तो कठिन में क्या हो गया आपका अन्न का प्रयोग हो गया, ठीक है। और पुजारिन का किस में प्रयोग हो रहा है आपका? इनका प्रयोग किस में हो गया आपका? पुजारिन। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका और राइट हो जाएगा आंसर। पुजारी का पुजारिन, मालिन का माली का मालिन, धोबी का धोबिन, नाई का नाइन, कुम्हार का कुम्हारिन, चमार का चमारिन, सुनार का सुनारिन। मतलब माली का मालिन, मतलब जहाँ एक उसका प्रयोग होगा इनका, वो क्या हो गया हमारा इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नगर में रहने वालों को कहा जाता है। ऑप्शन ए शहरी, बी है नागर, सी नगर बंधु, डी है नौकर। तो नगर में रहने वाले को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा नागर, इसे हम कहते हैं नगर में रहने वालों को हम नागर कहते हैं। तो राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा नहीं दिया है। ऑप्शन ए शैशव, बी लोहा, सी लकड़ी, डी है पुस्तक। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, किस में नहीं है? तो शैशव क्या हमारा ये भाववाचक संज्ञा है। शैशव क्या होगा हमारा ये भाववाचक संज्ञा है। शैशव या सुसुता, इसको शैशव या इसको सी सुता बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा ये भाववाचक संज्ञा हो गया। इसने पूछा जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो शैशव इसका भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसका जातिवाचक संज्ञा कैसे बनेगा? तो जो होता ना शैशव का क्या हो जाएगा शिशु, तो ये शिशु क्या हो जाता है? ये होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इसमें क्या दिया हमारा शैशव, तो शैशव हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदाय कारक है? ऑप्शन ए मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, बी राम घर पर सो रहा है, सी राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, डी है निसार खेलता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। क्या है? संप्रदान कारक है, ठीक है। संप्रदान कारक का संधि हम करते क्या हो जाएगा? सम प्लस प्रदान। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका संप्रदान का? इसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारा देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है वो क्या हमारा
संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, मतलब संप्रदान का मतलब ये देना। तो इसमें राजा क्या कर, निधनों क्या कर रहा है, कंबल दे रहा है, मतलब देने कार्य कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह क्या है, तो सर्वनाम है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सर्वनाम है वह हमें। ऑप्शन ए है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, बी है संबंधवाचक सर्वनाम है, सी निजवाचक सर्वनाम है, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो वह हमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ये तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए है रस्सी जल गई, बी है सीता पढ़ रही है, सी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, डी है बच्चा सोता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कौन सा, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो में क्या है, हमारा संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। ऑप्शन ए छोटा जो छोटा हो, बी है जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, सी जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, डी है जिसमें एक उद्देश्य एक विधि है और एक क्रिया हो। तो सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसमें एक उद्देश्य हो एक विधेय हो और एक क्रिया हो, वो क्या होगा, हमारा सरल या साधारण वाक्य होता कहते हैं उसे। ठीक है, सरल या साधारण वाक्य होता। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं वाक्य के, तो 3। कौन कौन सा, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो साधारण वाक्य किसे कहते हैं, तो जिसमें एक उद्देश्य हो एक विधेय हो और एक क्रिया हो, तो वो क्या होगा, हमारा साधारण वाक्य होता है। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। ऑप्शन ए मोहन, बी है खरीदारी, सी है घूमना, डी है बाजार। तो इसमें वाक्य में उद्देश्य कौन सा है, तो इसमें मोहन क्या है, तो इसमें वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो मोहन इसमें वाक्य में उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन ए वर्षा हो रही है, बी मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सी सुधीर पढ़ता है, डी मैंने सुना है कि रीना पास हो गई। इसमें पूछा है कि मिश्रित वाक्य कौन सा है, तो मैंने सुना है कि रीना पास हो गई, इसमें क्या है, ये मिश्रित वाक्य है हमारा, मैंने सुना है कि रीना पास हो गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है किसी की कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है विस्मयवाचक चिन्ह, बी है प्रश्नवाचक चिन्ह, सी है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, डी है निर्देशक चिन्ह। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। ऑप्शन ए है जो पत्र आज आया है कहाँ है, बी है जो पत्र आज आया है कहाँ है, सी जो पत्र आया है कॉमा कहाँ है, डी है कि जो पत्र कॉमा आज आया है कॉमा कहाँ है। इस सही विराम का चिन्ह का प्रयोग किसमें हुआ है, तो जो पत्र आज आया है कहाँ है, ये आपका विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल किया गया है इसमें। ठीक है, विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जहाँ बातों में ठहराव हो, ठहराव या रुकना। इसमें क्या है, आज पत्र आया, जो पत्र आज आया है कहाँ है, मैंने किसी से पूछूंगी कि जो पत्र आज आया है कहाँ है, तो ये आपका क्या होगा, विराम चिन्ह या बातों में क्या है, ठहराव है, रुकना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह का कहते हैं। ठीक है, तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठहराव या रुकना।
ठीक है। तो इस बातों में क्या है, ठहराव भी है और यहाँ पे कॉमा लगा के आदमी रुक के तब पूछा है कहाँ है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर को सामने देखकर डैश यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। ऑप्शन ए, मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया। बी, में आग बबूला हो उठा। सी, कि मैंने आसमान सिर पर उठा लिया। डी, मेरे प्राण सूख गए। तो शेर को सामने देखकर क्या होता है हम लोग का, तो मेरे प्राण सूख जाते हैं। शेर के देखने के बाद क्या होता है, आदमी का किसी का भी प्राण सूख जाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मुहावरा को चुने। ऑप्शन ए, कि नेत्रों में मिट्टी डालना। बी, आंखों में धूल झोंकना। सी, आंखों में रेत फेंकना। डी है आंखों में कचना डालना। तो सही मुहावरा क्या है, तो आंखें में धूल झोंकना का मतलब क्या होता है, धोखा देना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। ये हमारा क्या है, सही मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है पकड़ में न आना। बी है हाथों का व्यायाम करना। सी है बहुत बड़ा होना। डी है हाथ फैलाना। हाथ न आने का मतलब होता है कि पकड़ में न आना का सही मतलब अर्थ होता है आपका पकड़ में न आना। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ऑप्शन क्वेश्चन है कि सिर फिर जाना का अभिप्राय है। ऑप्शन ए है कि ए चक्कर आ जाना। बी है कि सिर भारी होना। सी अहंकारी हो जाना। डी है पीछे मुड़कर देखने लगना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, तो अहंकारी हो जाना क्या है, सिर फिर जाना हो जाना। इसका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और देख लेते हैं। अकल के घोड़े दौड़ना मतलब क्या होता है, केवल कल्पनाएं करना। ठीक है, आंधी के आम होना, सस्ती चीजें। आड़े आना, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, आड़े आना मतलब बाधक बनना। अड़ियल टूट होना मतलब जिद्दी होना। कोढ़ में खाज होना मतलब दुख में आना। कत्तर या बेयोत करना, काट छाट करना। और औने पौने करना मतलब कम कीमत में बेच देना। ये कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे थे जो मैंने आपको रिवीजन के तौर पे रोज इसी तरह आपकी क्लास करूंगी, हिंदी का कराऊंगी, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को रोज देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।